स्टीरियो आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। आज कौन सा लेक्चर है नवा? साइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने वाले हैं। बेटा बातचीत बिल्कुल ना करके। आपके कितने नंबर आए? दिया ही नहीं था। सबसे अच्छा तरीका ये 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो सबसे पहले एक नोट लिखें। इन ए साइकिल if there are at least 2 carbon atoms are such that each of which is having 2 different groups. In a cycle, if there are at least 2 carbon atoms are such that each of which is having 2 different groups, then the cyclic compound will exhibit geometrical isomerism. मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए जो कंडीशन है कि अगर साइकिल में कम से कम 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 2 अलग अलग ग्रुप हैं, तो उस साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। तो 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन में चेक करिए क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जो हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन बताई है, तो इसमें 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के पास H और Cl लगा है। एक्चुअली आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ रिजिड पार्ट। रिजिड पार्ट का मतलब जिसके अराउंड रोटेशन हिंडर्ड हो, या तो पाई बॉन्ड हो या फिर साइकिल हो। तो साइक्लिक सिस्टम में जैसे हमारे पास ये 2 कार्बन है और सपोज हमने इसमें क्या किया, H लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, ये H लगा दिया, ये Cl लगा दिया, और ये देखिए ये जो डैश वाला मामला होता है, डैश का मतलब बोर्ड के प्लेन के पीछे है ना, और वेज का मतलब बोर्ड के प्लेन के आगे, और सिंपल लाइन हो तो बोर्ड के प्लेन में। तो आप साइकिल किस में देख रहे हैं? बोर्ड के प्लेन में। बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं साइकिल, क्योंकि CH2 पीछे की तरफ है ना। तो इस तरह से मतलब ये CH2 है, देखिए ये जैसे CC बॉन्ड हो गया और ये आपका CH2 हो गया, ये पीछे हो गया। आप देखिए ये चीज ऐसे साइकिल है, समझिए। ये दिख रहा है आपको? ये समझ पा रहे हैं कि हम बुलाएं किसी को यहाँ सपोर्ट के लिए? ऐसे समझ पा रहे हैं? ये CC बॉन्ड हो गया,
और फिर इसके पीछे जो है यही चीज हम आगे भी कर सकते हैं, ये हो गया ऐसे, यही चीज हम पीछे कर देते पहले। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कि दोनों एच बोर्ड के प्लेन में सेम साइड में और दोनों सीएल सेम साइड में है, तो ये सिस आइसोमर हो गया। अब इसी का ट्रांस आइसोमर बनाते हैं, वो देखिए कैसे बनाएंगे। ये H और इधर H, ये Cl और ये Cl, और इसको जो है इस तरीके से बना दिया। इस वाले को हम लोग बोलेंगे सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, और इसको बोलेंगे ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। साइकिल में कम से कम 2 कार्बन ऐसे हों जिनमें से प्रत्येक के पास दोनों ग्रुप अलग अलग लगे। तो इसमें आप देखिए ये जो Cl Cl है ये सेम साइड है, इसमें Cl Cl अपोजिट साइड है। तो अगर इसका नाम हम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं, तो A एंड B के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? A एंड B आर, मैं ऑप्शन दे रहा हूं इसमें आपको, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, होमोमर्स, आइडेंटिकल। तो 1 और मोर देन 1 ऑप्शन के हिसाब से आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा। ABC आएगा इसका। आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, मतलब इनके प्रॉपर्टीज में फर्क होगा, और वो प्रॉपर्टीज में फर्क अभी आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपने बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं पढ़ी है। और एक बस कॉमन सेंस लगा सकते हो कि आप बल्कि ग्रुप सेम साइड में है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, बल्कि ग्रुप अपोजिट है तो रिपल्शन कम होगा, तो ये मोर स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे तो हीट ऑफ कंबशन हम बता सकते हैं कि इसमें कंबशन कराओगे तो ज्यादा हीट निकलेगी, इसमें कंबशन कराओगे तो कम हीट निकलेगी। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है। तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाओगे आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता लगती जाएगी। जैसे डाइपोल मोमेंट आपने शायद सुना हो, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, उसका 0 होगा, क्योंकि इसमें कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया है तो समझ सकते होगे कि इसका मूवमेंट देखिए दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो एड अप हो गया, और इसका मूवमेंट देखिए कैंसिल हो गया, तो इसका म्यू जो है 0 है और इसका म्यू जो है नॉट 0। तो डाइपोल मूवमेंट भी अपने आप में फिजिकल प्रॉपर्टी है, और जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। इसको हम समझा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये बॉन्डिंग टॉपिक के दौरान आपको जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ाया जाएगा वहां क्लियर होता है। तो डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा जिस कंपाउंड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब ये चेक करें क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये चेक करें। ये देखिए ये वाला जो प्लेन आएगा, ऐसे जो कट करेंगे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या कह रहे हैं? नहीं सेम नहीं होंगे, बात समझो। देखिए मान लीजिए हमने ऐसे एग्जाम्पल दिया होता, सी सी,
इसको लिख दिया हमने H, इसको लिख दिया सपोज Cl, इसको लिख दिया Br, इसको लिख दिया F। अब अगर इनके नाम हम रख देते हैं सपोज P और Q, इनके नाम रख दें P और Q, और आपसे कहा जाए P and QR, और ऑप्शन दे दें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, B पार्ट सिस ट्रांस आइसोमर्स, P पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, D पार्ट होमोमर्स, और E पार्ट नॉट आइसोमर्स, वन और मोर देन वन। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। इसका आंसर केवल ए पार्ट आएगा। यहां पे सिस ट्रांस नहीं यूज कर सकते क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है ना। यही फर्क है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सिस ट्रांस आइसोमर्स में। मतलब ऑल सिस ट्रांस आइसोमर्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट नेसेसरली सिस ट्रांस आइसोमर्स। हर संडे को छुट्टी होती है, लेकिन हर छुट्टी के दिन संडे नहीं होता। आपको क्या सर संडे को हम लोग छुट्टी नहीं होती? स्कूलों की बात करते हैं। आप समझ में आ गया बेटा ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर्स? हाँ, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उसी का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। मतलब चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टाटो, रिंग चेन, ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कितनी है बताइए? क्या ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो अगर हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इसमें बताइए पॉज कौन कौन सी है? यही तो है, यानी वाई जेड है ना। क्यों? ये वाला प्लेन ही तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्या और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? और अगर आपको अपनी कॉपी में समझना है तो उसका तरीका क्या है कि एक ट्राइंगल बना लो कॉपी में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का पन्ना फाड़ लो और उस पन्ने पे अगल बगल में दोनों एच ऊपर है, दोनों Cl नीचे। ट्राइंगुलर शेप में इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक पन्ना आप फाड़ लीजिए और उस पन्ने के अगल बगल कार्बन पे दोनों एच ऊपर, दोनों Cl नीचे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यही तो आएगा बेटा, ये वाला। क्यों? और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा क्या इसमें? नहीं बनेगा। क्या इसमें पॉस है? इसमें पॉस नहीं है। क्या कॉस है? नहीं है। और कॉस तो इसमें भी नहीं है ना। कॉस कैसे हो सकता है बताओ? यहीं से देख लो, ऐसे गए तो CH2 और इधर गए तो CH2 मिला ही नहीं है। अगर आप बोर्ड के प्लेन के अंदर जाओ या ऐसे देख लो, ऐसे गए तो H मिला, पीछे गए तो कहां H मिला, यानी कॉस नहीं है। तो इन दोनों में से चिराल कौन है? सेकंड वाला चिराल, क्योंकि इसके पास पॉस कॉस नहीं है। जिस कंपाउंड के पास पॉस कॉस ना हो वो चिराल होगा।
इनमें से चिराल कार्बन किसके पास है? दोनों के पास। ये देखिए चिराल कार्बन है, ये भी चिराल कार्बन है, चिराल कार्बन दोनों के पास है। ये वाला कार्बन देखिए चिराल है कि नहीं? एक H एक Cl, इधर गए तो CH2, इधर गए तो कुछ और। तो कंपाउंड ए के पास 2 चिराल कार्बन है, कंपाउंड बी के पास 2 चिराल कार्बन है। ये बात लिख लें, बोथ A and B have chiral carbons, but A is achiral due to pause. B is chiral due to absence of pause and pause. हर वो कंपाउंड चिराल होगा जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। और सुपर इंपोजिबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कॉस कॉस देख लो। तो अगर हम लोगों ने ये कहा कि बी जो है वो चिराल है, जरा देखिएगा, यही तो बी है। अब इसको सिंपल तरीके से बनाओ, उतना आर्टिस्टिक तरीके से बार बार हम लोग नहीं बना सकते ना बेटा। तो सिंपल तरीका ये है बनाने का। अब इसमें एज्यूम कर लो कि अगर आपने साइकिल को बोर्ड के प्लेन में माना है, तो अगर ये Cl बोर्ड के प्लेन के पीछे है तो ये Cl बोर्ड के प्लेन के आगे। तो इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे, इसकी मिरर इमेज बनाइए, तो ये ClH, ये HCl, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये डैश कर दो, तो B एंड B डैश क्या है एक दूसरे के? B एंड B डैश आर एनेंशियोमर्स। क्योंकि इसके पास पॉस नहीं है ना, ये अपनी इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो पाएगा। अगर कोई कंपाउंड अपनी इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? चिराल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स क्या होते हैं बताइए? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इंपोजेबल ना हो। ये समझ में आ गया? बी और बी डैश। इफ बी इज, इसमें आगे लिखेंगे, इफ बी इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी देन बी डैश, ब्रैकेट में क्या लिखें? enantiomer of B will certainly be levorotatory. अगर B डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो B डैश निश्चित रूप से लेवोरोटेटरी होगा। अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के इनेंशियोमर है और उनमें से एक डेक्स्ट्रो है तो सर्टेनली दूसरा लेवो होगा। क्लियर होगी बात? और इसी में एक टर्म आता है स्पेसिफिक रोटेशन का, वो भी देख लो। स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको डिनोट करते हम लोग अल्फा से, और यहां लिख देते हैं थीटा डिग्री सेल्सियस, यहां लैम्डा, और ये बराबर होता है अल्फा अपॉन L इंटू C। इस फार्मूले की मैं बात कर रहा था जो अब तक शायद मैंने नहीं बताया था। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसका मतलब समझना है। दोनों हो सकते हैं। अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप आए नहीं थे ना 2:30 बजे वाली क्लास में, तो उसमें बताया था मैंने। अभी वो क्लियर करते हैं। तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आज तो हमने शीट में नहीं रखे, अगले टर्म की शीट में इस आर्टिकल पे भी क्वेश्चन करा। आज केवल हम मतलब बता दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है। लिख लिया सबने?
इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसमें कोई चिराल कंपाउंड ए रखा है और ये लेंथ जो है एल किसमें है, डेसीमीटर, और इसमें जो इसका कंसंट्रेशन है वो किसमें है, ग्राम पर एमएल। कोई चिराल कंपाउंड ए है, अगर प्योर है तो उसकी डेंसिटी है, और अगर सोल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन है। मान लीजिए प्योर कंपाउंड ए लिया आपने तो वो डेंसिटी है उसकी सी ग्राम पर एमएल, और अगर एक्वा सोल्यूशन ले लिया या किसी और सॉल्वेंट में सोल्यूशन ले लिया तो ये उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसके अंदर ये कंपाउंड चिराल कंपाउंड ए रखा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और थीटा डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इसमें जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस है, और ये लाइट जब यहां से गुजर रही है, ये जब लाइट यहां से गुजरना शुरू हुआ तो इस कंपाउंड ने उसको घुमाना शुरू किया, और जब तक ये लाइट इसके कांटेक्ट में रहेगी ये कंपाउंड उसको मान लो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, हर मॉलिक्यूल का हम भी घुमाएंगे, हम भी घुमाएंगे, हम भी घुमाएंगे, और जब तक रहोगी अंदर तब तक हम घुमाते रहेंगे। और जैसे ही यहां से लाइट बाहर निकली तो क्या होगा, सर्टेन एंगल से वो लाइट घूम चुकी है। ये जो है वो एंगल अल्फा। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन। मतलब एल लेंथ ट्रेवल करने के बाद पी कंसंट्रेशन के प्योर कंपाउंड या सोल्यूशन में एल लेंथ ट्रेवल करने के बाद लाइट में मान लो अल्फा एंगल से रोटेशन आ गया, तो ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का क्या फॉर्मूला बताया आपको, स्पेसिफिक रोटेशन जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जैसे आपको पता है वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं मालूम, विशिष्ट ऊष्मा हिंदी में बोलते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमने वाटर का सपोज 50 ग्राम ले लिया, 50 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, निकाल सकते हैं, Q = ms डेल्टा थीटा से। इसी तरह से कह दिया 100 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। लेकिन एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट, कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो उस वाटर की स्पेसिफिक हीट है ना। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट शायद आपको पता हो 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट। ऐसे यहां पे ये क्या है, ब्रैकेट अल्फा क्या है, व्हाट इज ब्रैकेट अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन। ये किसी भी कंपाउंड का जो है फिक्स होता है। अगर आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो, लाइट की वेवलेंथ नहीं चेंज कर रहे हो, फिर आप भले लेंथ चेंज करो, कंसंट्रेशन चेंज करो, अगर कंपाउंड वही है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन वही रहेगा। देखो कैसे, मान लीजिए आपने लेंथ बढ़ा दी, सपोज आपने लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ाते ही क्या होगा, अब वो लाइट ज्यादा लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में रहेगी, ज्यादा दूरी तक लाइट कांटेक्ट में रहेगी तो ज्यादा घुमाएगा, तो लेंथ के बढ़ाने पर अल्फा बढ़ जाएगा, ओवरऑल तो कांस्टेंट ही रहा। इसी तरह से अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ले लिए पर एमएल में, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा ले लिए, तो अब ज्यादा रोटेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल घुमाएगा। अब पर एमएल में ज्यादा मॉलिक्यूल ले लिए, सी आपने बढ़ा दिया, तो सी बढ़ने पर अल्फा बढ़ जाएगा, तो अभी भी तो पूरा कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी चिराल कंपाउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
It only depends upon temperature of the experiment and wavelength of the light used. जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितने ग्राम पानी ले रहे हो, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगी वाटर की स्पेसिफिक हीट। ऐसी स्पेसिफिक रोटेशन हर कंपाउंड का फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड देखिए HOH CO OH CH3, बताइए आर है कि एस है? ये आर है कि एस है? आर है, तो इसका नाम है R2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से इसका इनेंशियोमर बनाओ, इसका इनेंशियोमर बनाइए, इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम होगा S2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब हमें पता है कि जो R आइसोमर है लैक्टिक एसिड का, ये लेवो रोटेटरी होता है, ये हमें पता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लेवो लैक्टिक एसिड। कंपाउंड को देख के हम नहीं बता सकते क्योंकि मेरी जानकारी में है ये, साइंटिस्ट ने प्रयोग करके देखा, पता किया कि ये कंपाउंड लेवो है कि डेक्स्ट्रो है। ऐसे ही वो कंपाउंड क्या है? डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड है। और पहले वाले का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन 25 डिग्री सेल्सियस और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, वो होता है -3.8 डिग्री। ये हमको मालूम है, हमने आपको बताया, ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, हर चीज याद नहीं कर सकते हम लोग, केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं जिससे आपको महसूस होगी क्या होती है स्पेसिफिक रोटेशन। माइनस साइन क्यों लगाया? लेवो है तो माइनस, लेफ्ट मतलब माइनस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस करती है। उसका कितना होगा अल्फा? रूम टेम्परेचर पे वेवलेंथ वही +3.8 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक रोटेशन बताया जाएगा। जैसे हमें वाटर की तो स्पेसिफिक हीट पता है, हर कंपाउंड की थोड़ा ना स्पेसिफिक हीट पता है। हम पूछे आपसे बेंजीन की बताओ स्पेसिफिक हीट कितनी है, हमें क्या पता बेंजीन की स्पेसिफिक हीट कितनी है? या कहते हैं एथेनॉल की बताओ स्पेसिफिक हीट क्या है, एसीटोन की क्या है, नहीं बता सकते ना हर कंपाउंड की स्पेसिफिक हीट। तो इसी तरह से किसी भी कंपाउंड का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हम लोग उस कंपाउंड के डायग्राम को देख के नहीं बता सकते। इवन ये नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो होगा कि लेवो होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था आर का मतलब रेक्टस, रेक्टस मतलब राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। बेटा वो तो केवल एक नॉमेनक्लेचर का मेथड है, वो तो इसका नाम रखने का IUPAC का एक मेथड है। उस नाम से ये नहीं कह सकते कि ये लेवो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। किसी कंपाउंड के द्वारा पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है, ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल फीचर है उस कंपाउंड का। किसी कंपाउंड के डायग्राम को, उसके प्रोजेक्शन डायग्राम को देख के कतई नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो है कि लेवो है, केवल आरएस बता सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब जैसे इस पे क्वेश्चन आपको देते हैं, इन ए ट्यूब of length 45 centimeter at a concentration of 1.56 mole in 250 ml of water, calculate the
observed rotation if lactic acid is present in the tube. In a tube of length 45 centimeter at a concentration of 1.56 mole in 250 ml of water, calculate the observed rotation if lactic acid is present in the tube. मतलब एक ट्यूब में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन दिया है 4 डिग्री, जरूरी नहीं कि 3.8 ही दिया जाए, वो तो अप्रोक्सीमेट 4 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं वो, क्योंकि वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना बेटा। ये लैम्डा लिख दे, क्योंकि लैम्डा चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये मत सोचना कि अभी तो सर आपने 3.8 बताई थी अब 4 लिख दिया, वो तो कुछ भी दे सकते हैं, वो तो हमें याद थोड़ा ना रहेगी, वो तो आज याद है कल हम भूल जाए, तो उससे आपको नहीं कंसर्न करना। बस ये ध्यान रखना लेंथ किसमें रखनी है, लेंथ रखनी है डेसीमीटर में और कंसंट्रेशन रखना है ग्राम पर एमएल में। लैक्टिक एसिड का फार्मूला बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3 CHOH COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको ग्राम पर एमएल में कंसंट्रेशन मिल पाएगा। वे समझ में आया क्वेश्चन? एक 45 सेंटीमीटर की ट्यूब है, उसमें 1.56 मोल ऑफ लैक्टिक एसिड 250 ml पानी में पड़े हैं, तो आपको ऑब्जर्व्ड रोटेशन बताना है यदि स्पेसिफिक रोटेशन 4 डिग्री दे रखा है। बाकी लोग बताएं। तो अल्फा बराबर क्या होगा? ब्रैकेट अल्फा इंटू एल इंटू सी। ब्रैकेट अल्फा कितना दिया है? 4 डिग्री। एल कितना दिया है? 4.5 डेसीमीटर में रखना है। 45 सेंटीमीटर था, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। और कंसंट्रेशन किसमें रखा है? ग्राम पर एमएल में। तो 1.56 मॉलिक्यूलर वेट 78 है, क्यों 90 है। तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ग्राम हो गया अपॉन 250 लिख दे। ये सी हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अरे ग्राम पर एमएल में रखना है सी। क्या ऐसे किया? यस सर। भाई ये भी तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको याद होगा कि हमें लेंथ डेसीमीटर में रखनी है, कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में रखना है। तो समझ गए? अपने आप में ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको निकालना क्या है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला क्या है? अल्फा अपॉन ये ब्रैकेट अल्फा क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन। ये अल्फा क्या है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन, कितना रोटेशन ऑब्जर्व हुआ। और ये लेंथ पता है डेसीमीटर में, कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में। अब इससे जो आंसर आ जाए कर लीजिए। कितना आया? 5.676। तो ऐसे और भी सवाल हम आपको कराएंगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कि दिक्कत है इसमें? अच्छा दिक्कत आई है, मतलब इसमें क्या दिक्कत क्या है इसमें? 45 सेंटीमीटर है, उसको डेसीमीटर में रखना है।
जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला, इसमें आपको याद रखना है कि L इज इन डेसीमीटर एंड C इज इन ग्राम पर ml। तो 1.56 मोल दिया है और लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 90 है, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया ग्राम में, तो ग्राम में वेट अपॉन वॉल्यूम इन ml, तो ग्राम पर ml हो गया। ये हो गया आपका C और लेंथ हो गई डेसीमीटर में, और ये स्पेसिफिक रोटेशन है। मतलब गलत डेट, ये गलत आ रहा है क्या? ऐसा मत करो यार तुम लोग आगे बैठ के, ये अच्छी बात नहीं है। 1 अप्रोक्सीमेट, चलो इतना ठीक है, 10.1 अप्रोक्सीमेट है। आप सही आंसर, भरोसा करना ही गलत है। फॉर्मूला याद रहेगा बेटा आप लोगों को? अभी हम इस फॉर्मूले पे और सवाल नहीं करा रहे हैं, फिलहाल लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। ये अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, बताइए 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? बताइए, 2 ही तो होंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस हो जाएगा। दो होंगे, कोई तीसरा बनेगा ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं? आइडेंटिकल ग्रुप या तो सेम साइड में हो या अपोजिट में हो, कोई तीसरा ऑप्शन है क्या इसमें? अब इसमें अगर ये पूछा जाए द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखिए आपको बताया था इफ ए कंपाउंड हैज 2 आइडेंटिकल चिराल कार्बन्स, then the number of optical isomers is equal to 3। अगर 2 आइडेंटिकल चिराल कार्बन्स हो तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 होंगे, और 3 में से 2 होंगे एक्टिव, 2 होंगे एक्टिव और 1 होगा मेसो, 1 होगा मेसो। दो अगर आइडेंटिकल कहीं भी हो, तभी तो लिखा है हमने रूल, कहीं भी 2 आइडेंटिकल चिराल कार्बन दिख जाए मतलब 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। अगर किसी कंपाउंड में 2 आइडेंटिकल चिराल कार्बन्स हैं तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 3, 4 नहीं होंगे। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, MECHOH CHOHN, इसके पास देखिए कितने चिराल कार्बन हैं? 2 हैं। क्या इसको हम लोग 2 इक्वल भागों में बांट सकते हैं? तो अगर किसी कंपाउंड के पास n नंबर ऑफ चिराल कार्बन हो और n इवन हो और कंपाउंड को 2 इक्वल भागों में बांट सकते हो, तो P क्या होगा? n/2। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n-1। मेसो आइसोमर्स का फॉर्मूला 2 की पावर p-1, और टोटल आइसोमर्स a+n। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे?
n बराबर 2 रख दो, 2 आएगा। मेसो आइसोमर कितने होंगे, p इक्वल टू 1 रख दो, 1 आएगा। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 3। और पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स कितने होंगे, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स 1 होंगे। और पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर्स 2 होंगे। अब वो तीनों ऑप्टिकल आइसोमर्स के फिशर डायग्राम आप ड्रॉ कर दो। तीनों ऑप्टिकल आइसोमर्स के फिशर डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। हम लोग कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक जो पहले पढ़ा था उसको और पॉलिश कर रहे हैं, और साथ में थोड़ी बहुत नई नई चीजें जान रहे हैं। मतलब 50% वो पार्ट है जो पहले पढ़ चुके हैं। तो ये 3 जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, उन तीनों का फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर लिया? देखिए, इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आती है, तो हमको बीच में टोक दीजिएगा अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम आए तो। ये नहीं कि आप हमको रोको ही नहीं। हम अपनी ओर से जितना समझते हैं कि ये चीज बच्चे को नहीं आती होगी उतना बता पाते हैं, बाकी आप पर्सनल लेवल पे पूछो जरूर। ये देखिए मिरर इमेज है कि नहीं है, और एक आइसोमर कौन सा बन जाएगा, ये वाला। इसमें देखिए ये क्या आ जाएगा, पॉस आ जाएगा। भाई ये दोनों आइडेंटिकल चिराल कार्बन है, तभी तो पॉस आया। ऊपर एमी नीचे एमी, तभी तो पॉस आया। तो एक पैटर्न पे हमने लिखा कि नहीं लिखा, तीनों एक पैटर्न का मतलब क्या है कि तीनों में एमी एमी ऊपर नीचे है, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि कौन एक दूसरे का इनेंशियोमर है, कौन डायस्ट्रोमर है। जैसे इसका नाम रख दिया सपोज हमने A1, इसका नाम रख दिया A2, इसका नाम रख दिया M। M मतलब मेसो। तो A1 A2 एक दूसरे क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, क्योंकि आप चेक करो, इसको उठा के इस पर रख के देखो, सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। और प्लेन में ही 180 से रोटेट करके देखो, जब प्लेन में ही इसको 180 से रोटेट करोगे तो यही डायग्राम आएगा। करके देखो आप, ये अपनी कॉपी में बनाया आपने डायग्राम, कॉपी को ही रोटेट कर दो प्लेन में 180 से। सुपर इंपोजिबिलिटी में ही दिक्कत आपको शायद आती होगी। क्या आप चेक कर पा रहे हो इन दोनों को कि एक दूसरे पर सुपर इंपोजिबल नहीं है, A1 और A2? आपने ऐसे उठाया, इस पर रखा, नहीं हुआ सुपर इंपोज, क्योंकि H के ऊपर OH आ गया। अब किसी ने सोचा सर हम पलट दें। पलटना इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इस डायग्राम में ये सारे ग्रुप हॉरिजॉन्टल वाले बाहर की तरफ है, जब पलटोगे तो वो अंदर हो जाएंगे। तो जब अगर पलट रहे हो तो आपको ये चीज माइंड में इमेजिन करनी पड़ेगी। अगर ऐसे आप पलट रहे हो तो माइंड में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ग्रुप बाहर है। हम ये नहीं करें कि पलटना मना है, आप पलट सकते हो, लेकिन फिर आपको एक्चुअल पिक्चर इसकी इमेजिन करनी पड़ेगी। एक्चुअल पिक्चर क्या है, OHH बाहर की तरफ, HOH बाहर की तरफ, इसमें HOH बाहर, OHH बाहर, और जब पलटोगे तो वो अंदर हो जाएंगे। तो कहां सुपर इंपोज हो पाएंगे इसके साथ? इसीलिए अक्सर हम लोग फिशर डायग्राम में पराठा एक्सिस के अराउंड पलटना अवॉइड करते हैं। ऐसे में केवल स्टीयरिंग एक्सिस के अराउंड रोटेट करो तो इमेजिन करना ही नहीं पड़ेगा। अगर इमेजिनेशन से बचना है तो पराठा एक्सिस के अराउंड रोटेट मत करो, और अगर रोटेट कर रहे हो तो फिर एक्चुअल पिक्चर इमेजिन करो। कोई तरीका तो आप बनाओगे ना बेटा एग्जाम में जल्दी करने के लिए, या फिर पॉस देख लो। जब पॉस ही नहीं है, इसके पास पॉस नहीं है,
क्या इसके पास पॉज है? नहीं है, पॉज नहीं है। ऑब्वियसली पॉज नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी कोई पूछ रहा था व्हाट आर चिराल आइसोमर्स, तो A1 एंड A2 आर चिराल आइसोमर्स, और ये मेसो है। तो A1 और M एक दूसरे के क्या है? डायस्ट्रोमर्स। A2 और M डायस्ट्रोमर्स। तो ये लिख लें इसके बारे में, A1 A2 आर enantiomers, A1 M are diastereomers, A2 M are diastereomers. Equal moles of A1 and A2 form racemic mixture. If A1 is dextrorotatory, then A2 will be levorotatory. और अल्फा ऑफ M कितना होगा बताओ? 0 डिग्री। जो मेसो आइसोमर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 0 डिग्री होगा। वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट ही नहीं कर पाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऐसे दिया था उन्होंने, यदि A1 का ऑप्टिकल रोटेशन +36 डिग्री है, यदि, तो बताइए इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? ऑप्शन दिए थे -36, +36, 0, +18। 0 ही होगा। इसमें इसका 36 बताने की जरूरत ही नहीं है, 36 हो कुछ हो उसका 0 ही होगा। लेकिन घुमाने के लिए यदि इसका 36 हो तो, है ना? यदि बाहर बारिश पड़ रही है तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे होंगे? अरे बाहर के बारिश से हम लोग के टॉपिक पे कहां असर पड़ता है ना? बाहर धूप निकली तो हम लोग को टॉपिक कौन सा चल रहा होगा। ऐसे इसका +36 है तो बताइए उसका कितना होगा? अरे उसका 0 होगा भाई, +36 से मतलब ही नहीं हमें। हाँ, अगर इसका पूछते कि इसका +36 है तो इसका कितना होगा? -36। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? यहां पे एक चीज और समझ लो। मान लीजिए A1 का जो अल्फा है वो दिया है +36 डिग्री, तो अल्फा ऑफ A2 कितना होगा? -36 डिग्री। अब मान लो मैंने कहा आपसे कि 20 ग्राम A1 + 20 ग्राम A2, इस मिक्सचर का बताइए अल्फा कितना होगा? 0 डिग्री। बराबर ग्राम, बराबर मोल्स, बराबर अमाउंट अगर मिला दें इनेंशियोमर्स के, तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा होगा? रेशमिक। और रेशमिक मिक्सचर का अल्फा कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह से अगर 40 ग्राम M है तो इसका बताइए अल्फा कितना होगा? 0। अगर लिखा हो 20 ग्राम A1 + 20 ग्राम A2 + 40 ग्राम M, इसका भी अल्फा 0 होगा। आई बात समझ में? लेकिन यदि ये कह, हाँ जी, हाँ वही हम वही बताने जा रहे हैं। इतना क्लियर है? इक्वल मोल हो चाहे, जब आइसोमर से तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा। A1 और A2 और M क्या है? आइसोमर्स है। आइसोमर से तो तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। अगर इक्वल मोल से तो इक्वल ग्राम भी तो होगा बेटा, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है। क्यों? मान लीजिए आपसे कहा गया कि 30 ग्राम A1 है और उसमें हम 25 ग्राम A2 मिला रहे हैं, तो इस मिक्सचर का अल्फा बताइए।
हाँ तो कितना होगा जरा निकालते हैं। देखिए उसको करने का तरीका क्या है, 30 इंटू +36 डिग्री प्लस 25 इंटू -36 डिग्री अपॉन 30 + 25। आया समझ में? कितना आसान है। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमारे पास अलग अलग अमाउंट में दिए हो A1 A2, 30 ग्राम A1 है, मान लो 25 ग्राम A2 है, तो 30 ग्राम इंटू उसका प्लस 25 ग्राम इंटू उसका अपॉन टोटल ग्राम, क्योंकि ब्रैकेट अल्फाई तो निकालना है। तो कितना आएगा ये? तो 5 इंटू 36 अपॉन 55, तो 36/11, तो अप्रोक्सीमेटली 3.27 डिग्री। आया समझ में? अगर दोनों 30-30 ग्राम कर देते तो 30 इंटू 36 प्लस 30 इंटू -36 जीरो आता कि नहीं आता? बताइए। अगर दोनों 30-30 ग्राम करते तो ऊपर 30 इंटू 36 प्लस 30 इंटू -36 जीरो आ जाता। अब लेकिन वो 25 है तो पूरी तरह से उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, कुछ विरोध किया। बहुत आसान है भैया। अलग अलग अमाउंट है तो अमाउंट इंटू उसका रोटेशन प्लस दूसरे का अमाउंट उसका रोटेशन अपॉन टोटल अमाउंट। बताइए। वो भी बिल्कुल वेल डन। आप ये कह दो कि इसके 25 ग्राम को इसका 25 ग्राम तबाह कर देगा, बाकी 5 ग्राम जो बचेगा वो कर लो। तो हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, हाँ ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन 3 होंगे। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, बहुत सोच समझ के करिएगा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू x1, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू x2, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इज इक्वल टू x3, नंबर ऑफ चिराल आइसोमर्स is equal to x4, number of optically inactive isomers is equal to x5, number of meso isomers is equal to x6। इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये लिख रखा है। तो कैलकुलेट सिग्मा i xi, i is equal to 1 to 6, मतलब x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 4x4 plus 5x5 plus 6x6। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स x7, इसको 7 करते हैं। अगर ये कर लोगे तो आपके अंदर दिमाग में जो कंफ्यूजन्स होंगे वो दूर हो जाएंगे। 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के बारे में कुछ बताया गया है कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स x1 है, ऑप्टिकल आइसोमर्स x2 है,
ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स X3 है, चिराल आइसोमर्स X4 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स X5 है, मेसो आइसोमर्स X6 है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके X7 है, इसी कंपाउंड के 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के 68 आ रहा है, 68। कई लोगों का आंसर आ रहा है 68, 68। इस वाले कंपाउंड को मेसो कहोगे? इसमें पॉस है कि नहीं है? बताइए बेटा, क्या इसको सिस कहोगे? ये सिस आइसोमर है कि नहीं है? क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है और मेसो है, 2 चिराल कार्बन है इसके पास, तो कम से कम 2 चिराल कार्बन हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो बिकॉज ऑफ पॉस या पॉस। और इसको क्या बोलोगे? ट्रांस बोलेंगे, इसको भी ट्रांस बोलेंगे। और अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो होगा। अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन सपोज प्लस 12 डिग्री है तो इसका कितना होगा? माइनस 12 डिग्री होगा। क्या आंसर आया? सबका आंसर सेम आ रहा है, 68। 68 आ रहा है, किसी का डिफरेंट आ रहा है आंसर? 66 आ रहा है। नहीं आ रहा है कि जानबूझ के बोल रहे हैं? आ रहा है आपका 68, 64, 68 आ रहा है। तो इसमें क्या क्या था देखिए, X1 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 ही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, 600 ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 3 है। और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? 2 है। और चिराल आइसोमर्स 2 है, इनएक्टिव 1 है, मेसो भी 1 है, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 3। स्टीरियो आइसोमर्स 3 ही तो है, चौथा पांचवा कहाँ है बताओ? 3 ही तो बनाए गए हैं। ये देखो, इन 3 के अलावा चौथा कहाँ है? 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन के इन 3 के अलावा क्या चौथा पांचवा कहीं बना सकते हो? समझ में आया? आपसे जो मिस्टेक हुई है बिल्कुल आखिरी में हुई, X7 में। अब मिस्टेक समझ में आ गई क्यों हुई आपको? आपने क्या किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकल आइसोमर 3, स्टीरियो आइसोमर आपने 2 + 3 कर दिया। मेरे 3 भाई, मेरी 5 बहनें और मेरे पिताजी के जो है कितने 9 बच्चे, और मेरी बहन के 4 भाई, टोटल घर में लोग गिनो कितने? तो बहन के 4 भाई हो गए, मेरी 4 बहनें हो गई, मेरे 4 भाई हो गए, सबको जोड़ दो। या इंडिया की पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है, इंडिया में भारतीय कितने? 140 करोड़। इंसान कितने? 140 करोड़। टोटल कितने हो गए? लोग कहते हैं 280 करोड़। अरे जो इंडियंस है वही इंसान है, जो इंसान है वो इंडियन है ना? तो समझ में आया बेटा? क्या X7 3 है तो आंसर क्या निकला? 54। 54 आ रहा है। दोबारा मत कहना कि कुछ और आ रहा है। हाँ 54 ही बोलते 54 को।
सबको क्लियर है? ये सारे जो नंबर्स हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन बराबर x1, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 1-ब्रोमो 2-क्लोरो साइक्लोप्रोपेन is equal to x2. The number of optically active isomers of 1-bromo 2-क्लोरो साइक्लोप्रोपेन बराबर x3. The number of geometrical isomers of 1-bromo 2-क्लोरो तो चारों का सम निकालना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बताना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या हम फिर से बोल दे रहे हैं क्वेश्चन, ये बेटा बातचीत प्लीज अवॉइड किया करो, तुम लोग कोशिश करो फोकस होके पढ़ो, एटलीस्ट पहले 1.5 घंटे में। नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन कितने हैं? x1 है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 1-ब्रोमो 2-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन कितने हैं? x2 है। और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ 1-ब्रोमो 2-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन x3 है। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 1-ब्रोमो 2-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन x4 है। कंपाउंड मतलब दो ही तरह के लिए हैं, एक 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन और एक 1-ब्रोमो 2-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो आपको सिग्मा xi निकालना है, मतलब चारों x का सम निकालना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। सही बताइएगा, अगर आपने अब गलत बताया है तो दोबारा आंसर फिर आपसे हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट को, बाकी लोग आप लोगों को देखते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, उनसे इंस्पायर होते हैं। अगर आप ही लोग सही आंसर नहीं बताओगे तो बाकी लोग सोचेंगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, जब ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा। तो जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या समझते हैं खुद को, वो आंसर बताने से पहले अच्छे से जांच कर लें कि उनका आंसर सही तो है कि गलत तो नहीं है कहीं। और जो आगे बैठे हैं स्पेशली, उनको ये जिम्मेदारी बहुत बखूबी समझनी चाहिए कि उनकी एक जिम्मेदारी है, आगे बैठे हैं, वीआईपीज हैं। और पीछे वाले स्टूडेंट कुछ तो जान के पीछे बैठते हैं, कुछ गलती से पीछे बैठ जाते हैं। कितने लोग हैं जो जानबूझ के पीछे बैठना प्रेफर करते हैं? कितने लोग गलती से पीछे बैठे हैं? तो ज्यादातर गलती से ही बोल रहे हैं या लेट आए होंगे। तो मेरी आवाज तो पहुंचती है वहां तक, वीडियो दिखता है, ये वेरी नाइस। तो हमें बहुत फिक्र होती है जो पीछे के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनसे कनेक्टिविटी कम रहती है। तो प्लीज वो अपनी बात रखा करें जब भी दिक्कत आए कोई। हाँ, चारों का सम निकालना है। क्या आ रहा है? 8 आपका
अभी नहीं बताएंगे ना, अब थोड़ा सावधानी से कर रहे हैं। आप बताइए। 8 आ रहा है, ओके। 9, 8, 9 और 11, ये 3 आंसर सुनने में आ रहे हैं। आप लोग बताइए जो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए थे। 11 आ रहा है इन लोगों का भाई। देखते हैं। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसके पास कितने चिराल कार्बन है? 2। तो नोट करिए, इफ ए कंपाउंड हैज 2 different chiral carbons, then the number of optical isomers is equal to 4. All are optically active. अगर किसी कंपाउंड के पास 2 डिफरेंट चिराल कार्बन्स हो तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 4 और चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे Me, CHBr, CHCl, Me, इसके पास कितने चिराल कार्बन हैं? 2, और दोनों देखिए डिफरेंट हैं कि नहीं? तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2 की पावर 2 मतलब 4। यही फॉर्मूला बताया था, A बराबर 2 की पावर n। तो क्या आंसर आया बताइए? 11। देखते हैं इसके पोजीशन आइसोमर्स कितने हैं। इसके पोजीशन आइसोमर केवल एक आएगा, 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे? 4। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे? 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2 ही है ना। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 कैसे हैं इसको समझते हैं। ये हो गया सिस और इसका ले लेंगे इनेंशियोमर। और ऐसे ही ट्रांस कर लो। इसका नाम अगर A1 है, इसका नाम A2 है, इसका नाम B1 है, इसका नाम B2 है। A1 A2 क्या है एक दूसरे के? इनेंशियोमर्स। B1 B2 क्या है? इनेंशियोमर्स। और A1 B1 कितने हैं? मतलब A1 B1 क्या है? A1 B2, A2 B1, A2 B2, ये सब क्या है? डाई एस्टीरियोमर्स। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे 2 ही तो होंगे। इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो, इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के नजरिए से ये दोनों आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये भी सिस है और ये भी सिस है, और ये कैसा है? ट्रांस है, और ये भी ट्रांस है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के नजरिए से A1 A2 आइडेंटिकल है, B1 और B2 भी आइडेंटिकल है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स केवल 2 मानोगे। A1 A2 में से कोई एक पकड़ लो, B1 B2 में से कोई एक पकड़ लो, और ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 होंगे, A1 A2 B1 B2, और चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। पेयर ऑफ डायस्टोमर्स कितने होंगे? 4। पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स 2।
इनएंशियोमर्स का मतलब जो एक दूसरे के प्रतिबिंब हो लेकिन सुपर इम्पोसिबल ना हो बिकॉज ऑफ absence ऑफ पॉस पॉस, किसी के पास भी पॉस नहीं है। जब भी कंपाउंड को दो इक्वल भागों में ना बांट सकें तो समझ लो सवाल सरल है, और जब भी कंपाउंड को दो इक्वल भागों में बांट सकें समझ लीजिए सवाल में कठिनाई है। कुछ कॉमन सेंस होता है ना, हम लोग का सवाल जल्दी हो जाता है। अब जैसे इसमें दोनों डिफरेंट है, समझ लो सवाल सरल है, 2 की पावर है, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो। मान के चले क्लियर है। और 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का पोजीशन आइसोमर कौन होगा? 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अब हम अगला सवाल ले रहे हैं, थोड़ा आपको उसमें वर्क करना पड़ेगा। लिखिए, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, the number of geometrical isomers of 1,2-dichlorocyclobutane the number of geometrical isomers of 1,2-dichlorocyclobutane and 1,3-dichlorocyclobutane, repeat कर रहे हैं, the number of geometrical isomers of 1,2-dichlorocyclobutane and 1,3-dichlorocyclobutane are X1 and X2 respectively. Calculate the value of X1 plus X2. The number of geometrical isomers of 1,2-dichlorocyclobutane and 1,3-dichlorocyclobutane are X1 and X2. Calculate X1 का बताइए क्या आंसर आएगा? 4 आए। इसके भी 2 बनेंगे, 1,2 डाइक्लोरो, उसके भी 2 बनेंगे, तो बना के देख लीजिए। ये आपका सिस हो गया, और ये ट्रांस हो गया। उसके बाद 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन के ऐसी 2 बना लो। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो जो टीचर बताए उसको सुनिए, जो टीचर नहीं बताए उसके बारे में विचार ही ना करो। बेस्ट वे होता है पढ़ने का। अगर आपको टीचर की योग्यता पे डाउट है तब तो आप उससे बहस करो,
अगर आपको टीचर की योग्यता पे डाउट नहीं है, फिर उसको जितना ज्यादा सुनोगे उतना आपका लाभ ज्यादा है। भाई हम जो चीज नहीं बता रहे हैं, समझ लो उसका या तो लाभ नहीं है, या वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, या हम आगे बताएंगे। मतलब अगले पे छोड़ दो, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। आप बताओगे, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश। पीसीएम का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हम लोग तो भैया पढ़ते थे, इस तरह की सोच रखते थे, और जो टीचर ने कह दिया बस वो ब्रह्म वाक्य है, उसने बोल दिया तो बस मान लिया। अब आइए 1,3 डाइक्लोरो में, 1,3 डाइक्लोरो। तो पहला वाला कौन सा है? 6,1,3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। और ये क्या है? ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? आंसर जो है इसका 4 आ गया। आगे देखिए, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन बराबर Y1 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन बराबर Y2 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन इज इक्वल टू Y3 1 ब्रोमो 3 क्लोरो Y4। Calculate the value of Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन के Y1 है, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन के Y2 है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन के Y3 है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन के Y4 है। सोच समझ के आंसर बताइए, खासतौर पे रुतवा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अब आंसर दोबारा बता रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। जल्दबाजी ना करिए, अभी कई लोग देखिए सवाल समझ ही नहीं पाए और आपने आंसर बता दिया। टेक योर टाइम, सवाल की इज्जत करिए, उस पर टाइम दो, उसको पहले प्यार करो थोड़ा, कितने अच्छे सवाल हो तुम। जब तक वो फीलिंग नहीं लाओगे, सब्जेक्ट को अपना बनाओ, फिर आंसर बता रहे हो आप। थोड़ी देर उसके साथ खेल तो लो सवाल के साथ, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। अच्छा 1,2 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, गजब का सवाल है। फिर डायग्राम बनाओ। आप क्या करते हो? 14 12 11 13, ये शेयर मार्केट चल रहा हो। अरे भैया पहले सवाल डायग्राम तो ड्रॉ करो, कुछ तो देखो उसमें, कम से कम 1 मिनट तो लो। यू आर लर्निंग। कई बच्चे तो सवाल को नोट ना कर पाए, उनका भी ख्याल करो। ठीक है, अभी भी आंसर बताना है, आंसर बताने की प्रक्रिया जारी है। मतलब मैं इतना समझा रहा हूं, मुझे पता है इसका जवाब गलत आप लोग दे रहे हैं, इसलिए समझा रहा हूं आपको।
पहले डायग्राम बना लीजिए सबके। आंसर बताने से पहले सोच लो आपका आंसर सही है तभी बताओ। कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत बताओ आंसर। आपको शायद एक कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर आप कोई चीज गलत बोलते हैं या गलत करते हैं तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। मान लो आपने किसी सवाल का जवाब गलत दिया तो गलत जवाब आपके माइंड में चला गया, वो मतलब कूड़ा माइंड में चला गया। अब माइंड में कूड़ा गया, भले आप जितनी अच्छी चीज डाल लो कूड़ा मेंटेन रहेगा वहां। कूड़े को निकालना माइंड से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसको दबा सकते हो, डंप कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। इसलिए जब भी जवाब दो कोशिश करो सही जवाब दो, मत दो, नहीं तो मत दो, ताकि माइंड में हाँ गजब का आंसर दिया है, 7 आएगा आंसर। देखिए ये है बात का असर, आंसर आएगा 7। सब बिल्कुल सन्न रहेगा, 7 तो सोचा ही नहीं था। आ गया? उसको देखो ना अपने रेड टोपी वाले, ऐसे ही बोल दिया, मतलब तुम जानते हो इसको अच्छे से कि तुम्हारी तरह बदमाश है ये। दोनों बिल्कुल शक्ल से जो है पहुंचे हुए लगते बिल्कुल। कौन सा स्कूल है तुम लोग का? स्कूल कौन सा है? अच्छा डीपीएस है। चलिए हाँ बताइए क्या आंसर आया? 7 आ गया? नहीं आया? कितने लोगों का 7 आ गया है? चलिए, और कितने लोगों का 7 से डिफरेंट आ रहा है, मतलब कुछ आ रहा आंसर? नहीं आ रहा 7? क्या कह रहे हैं? देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कौन शो करते हैं? जिनके पास चिराल कार्बन हो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? 1,2 डाइक्लोरो, क्यों? फिर बताया 1,3 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो। फिर क्या बताया? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और फिर बताया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। इसके पास कितने चिराल कार्बन है? इसके पास कितने हैं? 0। इसके पास चिराल कार्बन क्या किसी ने देखे? क्या है ये चिराल कार्बन? बेटा नहीं है ये चिराल कार्बन। माना कि इसके पास H और Cl है, ऐसे जाओ CH2, ऐसे गए CH2। जब पहला सेम मिले तो अगले के पास जो अगला CHCl, अगला CHCl। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है कि नहीं? अभी नहीं समझ में आया, अब देखो दोबारा समझो। क्या ये वाला कार्बन आपको चिराल लग रहा है? अब नहीं लग रहा, पहले लग रहा था। चिराल कार्बन नहीं है ना? जब इसके पास चिराल कार्बन ही नहीं है तो आपको क्या बताया था? किसी कंपाउंड के पास अगर 2 आइडेंटिकल चिराल कार्बन हो तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर 3 होंगे, डिफरेंट चिराल कार्बन हो तो ऑप्टिकल आइसोमर 4 होंगे। अगर चिराल कार्बन ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, अभी तक जो आपने पढ़ा उस आधार पे कह रहे हैं, अभी तक की पढ़ाई के आधार पे यही तो सीखा है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए चिराल कार्बन्स का होना जरूरी है, अभी तक की पढ़ाई के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिना चिराल कार्बन्स के भी ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल केसेस हैं। वो केसेस हम बताएंगे तो तब आप उसमें सोचना। इसमें बताइए कितने चिराल कार्बन है? 2, और दोनों डिफरेंट हैं। इसके पास Br है, इसके पास Cl है, और इसके पास चिराल कार्बन कितने हैं? 0।
तो बताइए y1 क्या आया, y1 आया 3, y2 0, y3 क्या आया 4 और y4 क्या आपने ऐसे ही बताया था 7? ऐसे ही आया था 7? यस सर। अब बताइए इन चारों में से मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, आप बताइएगा, आप बताइए। अच्छा यहां तक पहुंचिए, हाँ चलिए आप बताइए इन चारों में से कौन ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। इनके नाम रख देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। इन चारों में से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सम कौन शो कर रहा है, सोच समझ के बताइए। आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन अ फ्रेंड, पब्लिक ओपिनियन, इन 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है, और चारों, ऑल 4 आर कैपेबल टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बैठ जाइए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए क्या शर्त बताई थी, कम से कम 2 कार्बन ऐसे हो जिनमें से प्रत्येक के पास दोनों ग्रुप अलग अलग हो, कम से कम 2 कार्बन ऐसे हो जिनमें से प्रत्येक के पास दोनों ग्रुप अलग अलग हो, कम से कम 2 कार्बन ऐसे हो जिनमें से प्रत्येक के पास दोनों ग्रुप अलग अलग हो। आज की क्लास का पहला पेज में हमने यही पॉइंट लिखा था, या तो शायद 2:30 बजे वाली क्लास में लिखा होगा, हाँ 2:30 बजे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म साइक्लोएल्केन्स में, बेटा ध्यान दो, आप लोग फिर बातचीत करते हो, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है क्योंकि मैं डांटना नहीं चाहता किसी को, डांटने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आज तक हमको किसी ने नहीं डांटा, तो हम सोचते हैं हमारा कोई राइट नहीं बनता किसी को। लोग अक्सर वही सास अपनी बहू को डांटती है पिटती है जो सास पिटी होगी या डटी होगी अपनी सास के द्वारा, कि बेटा अब मेरा नंबर आया, अब मैं तुम्हें कायदे से बताऊंगी कौन होती सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसे ही नॉर्मली वही व्यक्ति गुस्सा करता डांटता है जिसपे, क्योंकि वो बिहेवियर में आ जाता। मेरे को बचपन से मतलब इतना भरपूर बहुत कायदे का प्यार मिला है, तो मैं भी चाहता हूँ भैया कि प्यार बांटते चले, लेकिन उसका नाजायज फायदा ना उठाइए। पीछे स्टूडेंट जो है बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि फायदा क्या है, आप अगर बातचीत करोगे, पढ़ाई इतनी बेहतरीन चल रही, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बताइए इन चारों में जीआई कितने शो कर रहे हैं, चारों, समझ में आ गया ये? इन चारों में से बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री किनके पास निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से किनके पास है? नहीं, ए के पास कैसे कह सकते हो, बी के पास तो पक्का है ये वाली, ऐसे डी के पास पक्का है, ए के पास सिस में होगी लेकिन ट्रांस में कहां होगी, समझना ध्यान से, देखना 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 ध्यान से। अब बेटा ध्यान दो, बातचीत नहीं, ध्यान दीजिएगा। हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, आपको बताना होगा किस किस के पास पॉस है। इसका नाम रख दिया A1, इसका नाम B1, इसका नाम C1, इसका नाम C2। इन चारों में बताइए किस किस के पास पॉस है। A1 के, अच्छा इधर चला गया, इन चारों में से
कौन कौन से कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? थोड़ा आप लोग केयरफुल रहा करो। हाँ बताइए, किन किन के पास इनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री है? A1 के पास है, इधर बी आर है। एक काम करिए, अब स्क्वायर शेप में पन्ना फाड़िए, ये पन्ना है, और इधर आपने लगाया Cl और इधर आपने लगाया Br। दोनों अलग अलग हैं, ये देखिए डायगोनल पे है, और ये जो प्लेन जाएगा डायगोनल से, माना कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन Cl एक छोटा स्फीयर, Br बड़ा स्फीयर। जब ऐसे कट करोगे तो आधा स्फीयर उधर आधा इधर। क्या रियलाइज कर पा रहे हैं? ये जो प्लेन जाएगा इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, क्या रियलाइज कर पा रहे हैं? इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? C1 की। C1 की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या ये सोच पा रहे हैं? ये नहीं कि दोनों अलग अलग है तो सोचो पास नहीं होगा। अरे ये बड़ा स्फीयर होगा, ये छोटा स्फीयर होगा। जब आप कट करेंगे तो आधा स्फीयर उधर आधा इधर है, तो दोनों Br वाले ही ना स्फीयर, ऐसी इसमें भी होगी, क्योंकि पूरा ही आप कट करेंगे ना ऐसे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन कौन से कंपाउंड के पास होगी? पॉस इज प्रेजेंट इन A1, C1, C2। तो इन चारों में से चिराल कौन है? इन चारों में से हु इज चिराल? तो ओनली B1 इज चिराल। इनमें से चिराल कार्बन किस किस के पास है? ना ना, A1 और B1 के पास है। चिराल कार्बन इज प्रेजेंट इन A1 एंड B1। C1 C2 के पास चिराल कार्बन कहाँ है क्या? C1 और C2 के पास चिराल कार्बन नहीं है। B1 के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसी होगी बेटा? बेटा ये Cl बाहर है। ये तो बहुत हैरानी वाली बात कर दी आप लोगों ने। एक ऊपर है एक नीचे है, यहां से सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी बेटा? ऐसे गए तो Cl मिला, पीछे गए तो H मिलेगा ना आपको। नहीं समझ में आ रहा? अरे इस सेंटर से आप चलो, सेंटर से चलो, Cl मिला, फिर पीछे जाओगे तो H मिलेगा बेटा। यहां तो H है ना, ये Cl तो इधर है, या Br जो भी कह लो, या Cl जो भी कह लो। C2 में पॉस है, नहीं समझ में आया भाई? ये Cl है और ये Br है। C2 की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला Cl है, नीचे वाला Br है। अब ये प्लेन कट करो, डायगोनल से जाता हुआ प्लेन आप कट करिए। ये तो आप अपने सामने स्क्वायर शेप में कागज रखो। इस कागज को क्यों देख रहे हैं? ये तो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो अपने सामने आप कागज रखो स्क्वायर शेप में, अपोजिट साइड्स पे, डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर्स पे अलग अलग ग्रुप लग रहे ऊपर नीचे, और फिर ऐसे प्लेन कट करके देखो। क्लियर है बेटा? अब आप आज का असाइनमेंट स्टार्ट कर दीजिए करना, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उसको प्लीज छोड़ दीजिएगा। केवल आपको 15 मिनट अटेम्प्ट करना है। कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो समय देख के।
क्या नंबर? वो छोड़ दो ना, मैंने कहा ना, जो ना समझ में आए छोड़ दो। इस शीट में जो क्वेश्चन आपको आसान लगे पहले वो अटेम्प्ट करो, जो कठिन लगे छोड़ दो उसे। एसी का सर नहीं चल रहा? डरा दिया तुमने। सिंगल चॉइस। जिस क्वेश्चन में एम लिखा होगा वो मल्टीपल है। देखिए 21 नंबर में एम लिखा है, ये मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन डिनोट कर दिए हैं, यही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये है 23rd क्वेश्चन, 1,2-डाइनेथिल साइक्लोब्यूटेन। इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं है? ये सिस है, इसका ट्रांस बना लेंगे। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये ऑप्टिकल भी शो करेगा क्योंकि इसके पास दो दो चिराल कार्बन हैं। तो 23वें क्वेश्चन का एसीडी जो है करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जीआई शो करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा बिकॉज ऑफ चिराल कार्बन, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए, द लोवेस्ट cycloalkene which is capable to show geometrical isomerism is C8H14. Lowest cycloalkene which is capable to show geometrical isomerism due to double bond. डबल बॉन्ड की वजह से साइकिल में जीआई कब पॉसिबल होगी? जब कम से कम 8 कार्बन होंगे, मतलब 7 कार्बन तक की साइक्लोएल्कीन्स में जीआई नहीं होती है। इसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास साइक्लोप्रोपीन है, ये H लगा है, ये H लगा है, साइक्लोप्रोपीन HMe, साइक्लोब्यूटीन HH, साइक्लोब्यूटीन DH, इन सब में जीआई नॉट पॉसिबल। डबल बॉन्ड की वजह से, हाँ जी, एल्कीन ना बेटा, अरे साइकिल भी तो है, DU 2 नहीं हो जाएगा? साइक्लो एल्कीन है तो DU कितना हुआ? 2 हुआ ना बेटा। तो C8H16 तो ओपन चेन एल्कीन होगी, C8H14 होगी साइक्लिक एल्कीन, क्योंकि DU 2 है इसका। जैसे इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला C3H4 होगा, चेक कर लो। इसका फार्मूला होगा C4H6, चेक कर लो।
साइक्लोएल्कीन का मतलब फार्मूला क्या बना, CnH2n-2, एल्काइन वाला फार्मूला बना, क्योंकि एल्काइन और साइक्लोएल्कीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो नॉर्मली डबल बॉन्ड की वजह से जीआई पॉसिबल होती है, लेकिन साइकिल के अंदर जीआई नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती, तभी पॉसिबल होगी जब कम से कम 8 कार्बन हो। इसको पहले समझ लो, फिर बाद में अपनी बात रखना। अगर नोट करना हो तो नोट कर लो। नॉर्मली डबल बॉन्ड की वजह से जीआई पॉसिबल होती है, लेकिन वही डबल बॉन्ड अगर साइकिल के अंदर आ जाए तो जीआई नहीं होती, लेकिन शुरू हो सकती है अगर कम से कम 8 कार्बन हो। उसकी वजह हम लोग समझें। जैसे साइक्लोपेंटीन है, मान लो यहाँ एमी लगा है, यहाँ ईटी लगा है, और वहीं अगर सपोज ये हो, पूछा जाए इनमें से किसमें जीआई पॉसिबल है, तो इसमें जीआई नॉट पॉसिबल और इसमें जीआई पॉसिबल है। वही हम लोग को समझना है ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये है, यहां सपोज लगा दिया H, यहां Cl, और मान लीजिए हमने ये C डबल बॉन्ड C, ये H, ये Cl, और यहाँ CH2 CH3, इधर CH2 CH3, इन दोनों में किसमें जीआई पॉसिबल होगी, इसमें जीआई नॉट पॉसिबल, इसमें जीआई पॉसिबल। मतलब ओपन चेन में डबल बॉन्ड की वजह से जीआई पॉसिबल होगी, लेकिन वही डबल बॉन्ड अगर साइकिल के अंदर आ जाए तो जीआई नॉट पॉसिबल। तो पहले इसका केस समझ लें। अगर ये समझ में आ गया तो इससे नीचे वाली एल्कीन्स भी समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम आपको समझा दें, फिर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, ये H, ये H, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये कौन सी एल्कीन हो गई, साइक्लोहेक्सीन। और ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है कि नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में, और एंगल 120 लग रहा है, ये एंगल 120 लग रहा है। अब आप इसका ट्रांसफॉर्म बना के देखिए, क्या संभव है, ट्रांसफॉर्म बना के देखते हैं। ट्रांसफॉर्म के लिए H ऐसे आएगा, H ऐसे आएगा, इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH2, क्यों, फिर इधर आएगा CH2, इधर आएगा CH2। अब बताइए आपस में कैसे मिले, समझ रहे ना, ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाए पॉसिबल ही नहीं है, इतना गैप है कि उनके बीच ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। यानी साइक्लोहेक्सीन में ट्रांसफॉर्म संभव ही नहीं है, बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस दे कैन नॉट ओवर, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, इतनी दूरी है, ये अपोजिट है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म में दोनों एच अपोजिट होंगे, ये भी अपोजिट होंगे। अब ये कैसे मिले यहाँ पर, 8 में पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी चेन हो गई। तो हम आपको 10 में दिखा रहे हैं। पहले तो ध्यान दीजिएगा, 10 मेंबर की जो साइकिल है, जैसे हमने ये बना दिया, ये बना दिया, क्या दोनों साइक्लोडेकीन है कि नहीं, बताओ, क्या इसका नाम साइक्लोडेकीन है, ऐसी इसका नाम साइक्लोडेकीन है बेटा। लेकिन अगर इसमें देखिए तो दोनों H सेम साइड में है, और इसमें देखिए तो दोनों H अपोजिट साइड में है कि नहीं।
और इसमें ज्योमेट्रिकली आपको लग रहा हाँ ये एंगल जो है हाँ 110 sp3 है ना, तो 110 पॉसिबल है, 110 पॉसिबल है, 110 110, ये एंगल 110 110 110 110, और ये वाला एंगल कितना 120, ये एंगल 120 120 120 120 पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकली ये कंडीशन परमिसिबल है, अलाउएबल है, यानी ट्रांसफॉर्म बड़ी साइकिल में, अगर साइकिल बड़ी हो ज्यादा कार्बन हो तो उसमें ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, लेकिन छोटी साइकिल में ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे, साइक्लोहेक्सीन में हम बना ही नहीं पा रहे थे ट्रांसफॉर्म। हम आपको ऑक्टीन में दिखाएंगे, साइक्लो ऑक्टीन में कैसे हम ट्रांसफॉर्म बनाएं वो दिखाएंगे। तुमने लिखा क्या है, ये तो लिखा देखिए, साइक्लो ऑक्टीन। साइक्लो ऑक्टीन वो लोवेस्ट साइक्लिक एल्कीन है जिसमें सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, और ऑक्टीन से जो बड़ी साइकिल होगी नोनीन डेकीन, जितनी बड़ी साइकिल होती जाएगी उतना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होने में कोई ट्रबल ही नहीं आएगी। देखिए, तो अगर क्वेश्चन आप इसमें ये देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, तो ये सिस साइक्लोडेकीन है। ये सिस और ट्रांस उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, जिन्होंने बॉन्डिंग पढ़ी है। बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। आप देखिए, मैंने टाटोमरिज्म क्यों नहीं पढ़ाया था, क्योंकि बिना रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के टाटोमरिज्म हम लोग सीख नहीं सकते। रेजोनेंस शायद आपने पढ़ लिया है, तो अब हम टाटोमरिज्म नहीं पढ़ा। कई बच्चे कह रहे नहीं पढ़ा, मतलब कम क्लियर है। हाँ, थोड़ा वो टॉपिक ऐसा है, क्लियर हम दोबारा करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन टॉपिक है वो। तो जीओसी में हम लोग बहुत अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये समझ में आ गया बेटा? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो बीच वाली साइकिल है, बीच वाली साइकिल को देखिए, ये देखिए H है, ये H है, ये H। तो हमने क्या बताया था, साइकिल में कम से कम 2 कार्बन ऐसे हो जिनमें से प्रत्येक के पास दोनों ग्रुप अलग अलग है, यानी इसमें GI पॉसिबल है। अब मैं आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 5वें में, तो 5वें का आंसर क्या आएगा, लास्ट पार्ट आएगा। मैं आंसर तो बता ही चुका हूं, बाकी ए पार्ट देखिए, जहां पे टी लगा है, टी लगा है, उन दोनों कार्बन के अराउंड देखिएगा। ऐसे बी पार्ट में जहां डी लगा है, और सी पार्ट आपको बता ही दिया है। अब हमारे पास सपोज 1 2 3 1 2 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन है, और आपसे पूछा जाए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो देखिएगा ध्यान से। ये सवाल कुछ लोगों को टफ लग सकता है, इसलिए अगले टर्न पे इस सवाल को रिपीट भी करेंगे। मान लीजिए तीनों सीएल ऊपर है, मतलब बाहर है प्लेन के, तो तीनों सीएल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस में हो गए। हमने तीनों सीएल पहले बाहर रखे, फिर 2 सीएल बाहर रखे, एक अंदर रखा। क्या तीसरा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो? इज देयर एनी अदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड? 2 अंदर एक बाहर करोगे तो यही हो जाएगा, करके देख लो। अगर किसी ने ये सोचा कि 2 सीएल अंदर कर दें
और एक बाहर कर देते हैं। तो इसको 180 डिग्री रोटेशन अराउंड पराठा एक्सिस, परांठा एक्सिस, ये बाहर आ जाएंगे और ये अंदर हो जाएगा। तो ये वही डायग्राम बन गया। अगर इसका नाम A रखा है, इसका नाम B रखा है, इसका मतलब ये भी B है, ये नया कंपाउंड नहीं है। तो दो ही बनेंगे बेटा, कोई तीसरा बन पाए तो बताओ। या तो तीनों बाहर हो या दो बाहर एक अंदर, मतलब तीनों या तो सिस हो या दो सिस और तीसरा उनके ट्रांस। बताइए इनमें से किसके पास चिराल कार्बन है? किसके पास चिराल कार्बन है? ए के पास कि बी के पास कि दोनों के पास कि किसी के पास नहीं? किसी के पास नहीं है चिराल कार्बन। इनमें से कौन चिराल है? ए कि बी कि दोनों कि कोई नहीं? कौन चिराल है? कोई नहीं। इनमें से कौन चिराल मॉलिक्यूल है? ए कि बी कि दोनों कि कोई नहीं? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कोई नहीं, इनमें से कोई भी चिराल नहीं है। आप कह रहे हैं बी चिराल है, ए चिराल है। आप कह रहे हैं ए चिराल है, बॉस है इसे। ये भी एचिराल है, ये भी एचिराल है। दोनों के पास पॉस है कि नहीं? बताइए इनमें से मेसो कौन है? इनमें से मेसो कौन है? दोबारा पूछ रहे हैं, इनमें से मेसो कौन है? कोई नहीं, क्योंकि मेसो के लिए कम से कम दो चिराल कार्बन होने चाहिए। हर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मेसो नहीं होता, लेकिन हर मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सेंटेंस लिख देते हैं, एवरी मेसो कंपाउंड is optically inactive, but every optically inactive compound need not be meso. हर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जरूरी नहीं कि मेसो हो, क्योंकि मेसो के लिए शर्त है कम से कम दो चिराल कार्बन होने चाहिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट पिछले टर्म की तुलना में क्लियर हुआ, कुछ अब इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो आपके कंफ्यूजन से अब काफी रिड्यूस हो गए होंगे कंफ्यूजन। तो अब केवल वही स्टूडेंट रुकेंगे जिनके दिमागों में कंफ्यूजन है